देखें यार, नमस्कार आप सभी को। कल जो है आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया होगा। कल रिकॉर्ड किए हुआ क्या कि उसमें आखिरी में साउंड था ही नहीं, पता नहीं चला कि मतलब साउंड रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फिर इसको आज दोबारा से वीडियो बना रहे हैं और आज जो है इसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है बात। और ये चश्मा जो है स्टाइल के लिए नहीं लगाए हैं, ऐसा मत समझिएगा। सामने चूंकि दो तीन लाइट जल रहा है तो उस वहां से डायरेक्ट रोशनी आंख पे पड़ता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उस वजह, इसलिए ये चश्मा हम लगा लिए हैं, ठीक है ना। देखें यार, सवाल करते हैं। देखिए इस सवाल को जरा आप लोग एक बार पढ़िए पहले। बहुत अच्छा सवाल है। कई बार इस तरीके का सवाल पूछा है पेपर में। इस बार एनटीपीसी जो प्री हुआ उसमें भी इस तरीके का सवाल पूछा गया था। एएलपी प्री जो था उसमें भी पूछा हुआ था इस तरीके का सवाल। वैसे ये 2022 से एनटीपीसी सीबीटी 2 का ही सवाल है। देखिए दो समीकरण यहाँ पे दिया है आपको, क्लियर है। कहा कि भाई इन दोनों लाइनों का जो ग्राफ होगा वो पी पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। जैसे ये दो लाइन है भाई, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू पहले तो निकालना पड़ेगा। तो देखें कोई भी लाइन होता है ना, उस लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। कोई भी लाइन आप खींचिएगा तो उस लाइन का जनरल इक्वेशन यही होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू जीरो। अब भाई जब भी दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो करिए क्या, सिंपल दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन है 3x और माइनस बाई। पांच को दाएं साइड लेके जाइएगा, इस पांच को दाएं साइड लेकर आइएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है बात। अब करें क्या, एक्स या बाई में से किसी एक का कॉफिशिएंट सेम कर लीजिए। यहाँ बाई का कॉफिशिएंट 3 है, यहाँ भी 3 बनाना पड़ेगा तो 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 बाई बराबर 15, -15, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करिएगा तो आप बोलेंगे सर 3 बाई प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ 2x है, यहाँ 9 बाई है, 11 है। सॉरी सॉरी, 2x और 9x है, 11x हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है सर, यहाँ पे -15 है तो ये हो जाएगा माइनस का 11। 11 से 11 कट गया, x बराबर -1। अब x -1 है तो बाई का वैल्यू निकाल लीजिए। बाई का वैल्यू किसी इक्वेशन में एक ठो रख लीजिए आप। अगर यहाँ पे बाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू रखिएगा -1 तो -1 × 3 -3, -3 दाएं साइड आके +3 हो जाएगा तो -5 में 3 ऐड करिएगा तो -2 होगा। माइनस से माइनस कटेगा, बाई बराबर कितना, तो अब एक्स का वैल्यू आ गया भाई, बाई का वैल्यू आ गया है तो एक्स जो है अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। आप सबको पता है किसी भी पॉइंट का जब लोकेशन आप लिखते हैं तो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट पहले बाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, तो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा अल्फा, यानी कि अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू हो जाएगा भाई 2। अब सवाल पूछा है 3 अल्फा -4 बीटा, तो अल्फा है -1 यानी कि -3, माइनस बीटा है 2 तो 4 दूना 8, तो -3 और -8 माइनस का क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए सही हो गया, देखें आप। कहा ये ऑब्जर्वेशन दिया है इतना भाई, अब का इनमें से प्रत्येक में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो नया माध्य क्या होगा। माध्य मतलब क्या होता है, एवरेज। माध्य मतलब एवरेज ही तो होता है। तो पहले इन सभी संख्याओं का एवरेज निकालते हैं। तो भाई एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 14 और 12 36 हो गया, 36 और 16 52, 52 और 24 76, 76 और 4 80 हो गया, 12 8 20, 80 20 100, 18 और 12 30, 130 और 10 140 हो गया। और टोटल नंबर कितना ठो है, तो 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि इनिशियल एवरेज जो था वो 14 था। अब कहा कि यदि हर नंबर में 10 बढ़ा दीजिएगा तो नया एवरेज क्या होगा। आप सबको पता है कि जो चेंज आप नंबर में करेंगे वही चेंज उसके एवरेज में भी होगा। अगर हर नंबर को आप 10 से बढ़ा रहे हैं तो एवरेज में भी 10 वृद्धि हो जाएगा। इनिशियल एवरेज 14 था, हर नंबर में 10 10 ऐड किए तो एवरेज भी 10 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 24। ऑप्शन डी, आसान सा ही बेसिक सा सवाल था ये। देखिए इसको, काफ
4.2 मीटर लंबाई है, 30 डेसीमीटर चौड़ाई है, यूनिट अलग अलग है, ठीक है, और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ का पृष्ठ एरिया ज्ञात करें। देखिए यार, ये वैसे तो सवाल बहुत आसान है, पर अगर यूनिट कन्वर्जन पता नहीं है आपको तो ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे लंबाई मीटर में दिया है, देख रहे हैं, सारा जो आपको एरिया पूछा है वो वर्ग डेसीमीटर में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसीमीटर में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। आप सबको पता होगा 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। सेंटीमीटर भी है तो ये भी देख लें यार, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/10 डेसीमीटर, ठीक है। तो 4.2 मीटर है, मीटर को डेसीमीटर में लाइएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42 डेसीमीटर, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई जो है 30 डेसीमीटर है, ये तो ऑलरेडी डेसीमीटर में है ही। यहाँ जो ऊंचाई है भाई ये 180 सेंटीमीटर है, अगर सेंटीमीटर को डेसीमीटर में लाएंगे तो 1/10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 18 डेसीमीटर ये आगे आपका हाइट, यानी यूनिट सबका सेम कर लिए। अब कहा पृष्ठ एरिया बताइए। अच्छा, घनाभ में कितना पृष्ठ, कई बार ऐसे तो आपको बोलेगा कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ एरिया बताइए या संपूर्ण पृष्ठ एरिया बताइए, तो वहां क्लियर है। लेकिन कई बार लोगों को इसमें डाउट आता है, सर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है या टोटल सरफेस एरिया, ये तो क्लियर ही नहीं किया। तो भाई पृष्ठ एरिया कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है। जैसे घनाभ में कितना पृष्ठ होता है, घनाभ में 6 पृष्ठ होता है, तो पृष्ठ एरिया कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया ही बताना है। और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस पी एच प्लस एल एच। क्लियर है बात। अब भाई ट्वाइस ऑफ एल बी यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 गुना 30 कितना हो जाएगा, 1260, प्लस 30 गुना 18 540, प्लस 18 गुना 42 तो 18 दूना 36, 18 चौक 72 और 3 75। अब इन सबको ऐड करिएगा तो 2 गुना 6, 5 4 9 आ 6 15, 7 5 12 आदू 14 और 1 15, 1 और 1 2, 1556 यानी 2 छक 12, 2 पचे 10 1 11, 2 पचे 10 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, 3112, 31 लंबाई गुना चौड़ाई 1260 हो गया, 18 तिया 54, 540 हो गया, 18 दूना 36, 3, 18 चौक 72 और 3 75, तो 6 5 4 9 आ 6, 9 और 6 15, 7 5 12 आदू 14 और 1 15 का 1 रहा, 1 और 1 2। क्या यार, मतलब अजीब हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये हो जाएगा 2 5 5 6। अब सही है, ठीक है। 2 छक 12, 2 पचे 10 1 11, 2 पचे 10 1 11, 2 दूना 4 और 1 5, 5112 ऑप्शन नंबर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, कहा भाई एक फुटबॉल टीम द्वारा अपने द्वारा खेले गए मैचों में 40% मैच वो हार गया है। कहा कि जितने मैच खेले हैं उनमें से 40% मैच हार गया। कहा 75 मैच उसने जीते हैं, तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या। भाई 75 मैच उसने जीता है, करा यहाँ 40% मैच हार गया तो कितना परसेंट जीता होगा, 60% मैच जीता होगा, यानी 60% का वैल्यू दिया है 75 का। टोटल मैच बताइए, यानी 100% का वैल्यू पूछा है। तो भाई 20 से 3 बार, 20 से 5 और 3 से 25 दिया 75, 25 पचे 125, ऑप्शन नंबर डी। आसान सा सवाल था भाई। देखिए कहा निम्न व्यंजक को सरल करना, इसको सिंप्लीफाई करना। एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वस टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पता है ना, ठीक है। तो इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे वही चीज तो है यार। यहाँ पे ये है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC, यानी कि 3 गुना ए का काम 15 करेगा, बी का काम 20 करेगा और सी का काम 25 करेगा। जैसे अब इन
सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22,500 तो आ ही जाएगा। क्लियर है? तो ऊपर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 15 × 20 माइनस 20 × 25 माइनस 25 × 15। क्लियर है बात? यानी ये है क्या कि सर ऊपर में तो दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC एंड नीचे है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जब आप लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, सेम वही चीज नीचे भी आ जाएगा। तो ये वाला दोनों चीज कट जाएगा, केवल क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी 15 प्लस 20 प्लस 25, 25 और 20 45 और 15 क्या हो जाएगा 60, ऑप्शन नंबर सी। जबकि इतना करना ही नहीं था, बस ये ऑब्जर्वेशन करना था आपको। ऊपर देख लेते कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो मेंटली कैलकुलेशन कर लेंगे यार। केवल बचेगा सर ए प्लस बी प्लस सी, बाकी चीज तो कैंसिल आउट ही हो जाना है, तो डायरेक्ट इसको ऐड कर लेते आप। ठीक है, ये देखिए का एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया उसके संपूर्ण पृष्ठ एरिया का 2/3 है। यदि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया जो है 231 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बेलन का वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई है भाई, पाई में तो 11 रहेगा ही, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 22 है, मतलब उसमें 11 है। अब 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, तो यहाँ 8 3 11 4 2 6 डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 6 14, तो यहाँ भी 11 का मल्टीपल नहीं है भाई। है 5 2 7 9 4 13, 13 और 7 का डिफरेंस हो जाएगा 6, नहीं है सर। 9 2 11 6 5 11, 11 और 11 का डिफरेंस 0, यानी कि यही हो जाएगा 11 का मल्टीपल। क्लियर है बात? 11 का मल्टीपल आप सबको पता ही होगा, अल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं? तो ऑप्शन डी। अब अगर इसको बनाना चाहते हैं, मेन आपको बनाने तो आना चाहिए। का एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ एरिया उसके संपूर्ण पृष्ठ एरिया का, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया होता है भाई 2πRH, और बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2πR इंटू आर प्लस एच, और ये जो है कितना है? ये 2/3 है ना? तो अगर आप अब यहां देखेंगे तो ये 2πR से ये 2πR तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया h, नीचे r प्लस एच, यानी h का वैल्यू है 2 यूनिट और h प्लस r का वैल्यू है 3 यूनिट। और ये फ्रैक्शन है तो इसको रियल बना देते हैं। आप सबको पता है कि फ्रैक्शन है, जैसे 2/3 है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशियो में लिखेंगे तो ये 2:3 हो जाएगा, है कि नहीं? ये 2:3 हो जाएगा भाई। तो इसको रियल बनाना है तो इसमें x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी h अगर 2x है, h कितना है? 2x, तो बताइए r क्या हो जाएगा? तो x होगा, तब ना x प्लस 2x 3x हो जाएगा। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया दिया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया 2πR इंटू आर प्लस एच, और ये दिया है आपको 231, तो 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा भाई 22/7, और रेडियस है x इंटू आर प्लस एच यानी 3x है, बराबर 231। अब इसको काटा पीटी मचा दीजिए यहाँ पे। अब अगर काटेंगे तो भाई 11 से 2 बार कटेगा, और 11 दूना 22, 11 एकम 11, 3 से काटिएगा ये 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x गुना x स्क्वायर, ये 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 49, और ये 2 गुना 2 4 बट्टा में आ जाएगा, तो x स्क्वायर 49/4, तो x का वैल्यू हो जाएगा 7/2, x का वैल्यू आ गया। अब आपको बताना है बेलन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर एच, πr स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू भाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? x है ना, रेडियस कितना है? यहाँ देखिए ना, यहाँ रेडियस x है, तो x का वैल्यू 7/2, स्क्वायर करेंगे तो 49/4, और हाइट है अपना 2x, 2x देखिए यहाँ से हाइट है 2x, यानी कि 2 गुना 7/4। अब काटिएगा तो 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से भाई 2 कट जाएगा,
2 से 11 बार में ये कट जाएगा। 49 एकम 49, हाथ मेरा 4, 49 4 53/4। तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49/4। और एच, एच तो सॉरी ये है, एच है 2x ना, तो एच 2x है, तो 2x मतलब कितना, 2 × 7/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 आ जाएगा हाइट, तो हाइट 7 होगा भाई, सॉरी यार। अब यार ये हो जाएगा कितना, फिर से देख लेते हैं। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई यानी 22/7, रेडियस है एक्स, एक्स यानी 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे 49/4, और हाइट है आपका 7। तो भाई 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार, 49 एकम 49 4 53/2, तो ये होगा 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 9 18, 2 5 10, यानी 269.5, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप बना भी सकते हैं सवाल को, पर बनाना क्या है, इसको आप 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। कारबिंद ने 120 मीटर कपड़ा जो है 15,000 रुपए में खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस है 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 रुपए में इसने खरीदा है। का उसने कपड़े का 45% भाग 40%, जितना कपड़ा लेकर आया है ना, का उसका 45% जो हिस्सा है वो 40% प्रॉफिट पर बेच दिया, और 25% जो पार्ट है, 25% जो भाग है उसको 10% हानि पर बेच दिया, और शेष क्रैमुल पर बेचा। ये लाइन समझिए, क्रैमुल पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि भाई शेष हिस्सा जो है उसने क्रैमुल पर बेचा। क्रैमुल पर बेचने का मतलब है कि हमने सामान जितना में खरीदा उतना में बेच दिया, तो रिमेनिंग पार्ट पर तो हमको कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए भाई। रिमेनिंग पार्ट को हमने अपने क्रैमुल पर ही बेच दिया, जितना में खरीद कर लाए थे उतना ही में बेच दिए, तो रिमेनिंग पार्ट पर हमको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो रिमेनिंग पार्ट को इग्नोर करिए, चूंकि हमको लाभ पूछा है कि पूरे बिजनेस में जो है कितने का लाभ होगा, तो रिमेनिंग पर तो कोई प्रॉफिट या शेष हिस्सा जो बचा है, इस शेष हिस्सा को हमने सीपी पर बेच दिया, तो इस पर तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो इसको कंसीडर करने का जरूरत ही नहीं यार। अब डायरेक्ट करते हैं, 45% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो 9/20, यानी 9/20 हिस्सा को हमने 40% लाभ पर बेचा, तो ओनली इतने का प्रॉफिट होगा। 25% भाग यानी 1/4 भाग को हमने 10% हानि पर बेचा, तो भाई इतने का लॉस हो जाएगा। अब इनको मिलाकर ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ ये निकाल लेते हैं। 20 से काटिए 2 बार, तो 9 दूना 18%, ये हो गया। यहाँ 2 से काटिए 2 बार, और 2 से काटिए 5, 5/2 यानी कि 2.5%, ये हो गया। तो भाई मेरे ये 15.5% आपको प्लस में आया, यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ है। पूरे बिजनेस में इतने परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है ना बात। अब एक चीज, ये कपड़ा का कोई यूज ही नहीं है यार, इसको कोई यूज नहीं है, क्योंकि जितना लेकर आए उतना ही बेच दिए हैं आप, ठीक है ना बात। तो आप बताना कि 15,000 रुपया आपका क्रैमुल है, और सारे कपड़ा को बेचने पर आपको नेट प्रॉफिट हुआ है 15.5%, तो 15,000 का 15.5% आप निकालेंगे, तो भाई परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। आप 15 से गुना करेंगे, 15 पचे 75, 7, 75 और 7 82, हाथ मेरा 8, 15 और 8 23, तो 2325, ऑप्शन नंबर सी। इससे बेहतर कोई मेथड हो ही नहीं सकता भाई, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए। का एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500, 8 वर्ष में कोई धनराशि 24,500, कितना बड़ा नंबर है, और 13 वर्षों में जो है 32,000 रुपया हो जाती है। ये लाइन समझिए, हो जाती है कहने का मतलब अमाउंट है कि भाई अपना जो पैसा था, का ये पैसा 8 वर्षों में हो गया कितना, 24,500 हो गया, मतलब ये अमाउंट दिया है 24,500, और 13 वर्ष जो है, 13 वर्ष में भाई ये हो गया है कितना, 32,000 रुपया। अच्छा, पैसा तो अपना कांस्टेंट है, जो पैसा हमने लगाया है पैसा तो वही है। कहा कि वो पैसा 8 साल में 24,500 हो जाएगा, और 13 साल के बाद 32,000 रुपए हो जाएगा। तो आप बताना यहाँ कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कितना का वृद्धि हुआ है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप बोलेंगे सर ये तो इंक्रीज कर गया है
7500 इंक्रीज कर गया। क्यों इंक्रीज कर गया? क्योंकि भाई टाइम यहाँ इंक्रीज कर रहा है 5 साल, 8 से 13 हो गया, यानी टाइम इंक्रीज कर रहा 5 साल। यानी कि ये जो 7500 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, ये कितने वर्षों में मिला होगा? 5 वर्षों में मिला है। तो 5 साल का ब्याज है 7500, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 7500 बट्टा 5 करिएगा तो 1500। 1 साल का इंटरेस्ट 1500 हो गया। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप एक चीज बताइए, ये जो 8 ईयर का अमाउंट है, अमाउंट मतलब क्या होता है कि सर इसमें प्रिंसिपल है और साथ के साथ 8 साल का ब्याज है। कितने साल का ब्याज होगा? 8 साल का ब्याज इसमें जुटा हुआ है। हो गया भाई क्लियर। अब आप बताइए, 1 साल का ब्याज अगर 1500 रुपए है तो 8 साल का ब्याज 15×8 = 120, यानी कि 12,000 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। अब भाई अमाउंट में से अगर आप इंटरेस्ट घटा दीजिएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 24,500 में से आप 12,000 निकाल देंगे तो 0, 0, 5, 4 और यहाँ पे 1, यानी 14,500 रुपया। 0, 0, 5, 2, 1, 12,500 हो गया। ये 12,500 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट का भाई 9200 रुपए की एक धनराशि है। कुछ हिस्सा जो है इसका 5% वार्षिक दर से निवेश किए और बाकी जो रिमेनिंग बचा है उसको 8% वार्षिक दर से उधार दिया गया है और दोनों साधारण ब्याज मिलाता, दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है। का 3 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज है 1812 रुपए। तो 5% के दर से कितना पैसा निवेश किया गया? सिंपल एलिगेशन लगा लीजिए। 2 पार्ट में आपने पैसे को निवेश किया है और ओवरऑल आपको 3 साल में ब्याज मिला है 1812 रुपए का। तो भाई एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं। देखिए, कुछ पैसा जो है हमने 5% के दर से निवेश किया है और रिमेनिंग पैसे को 8% के दर से निवेश किए हैं। अच्छा, ये 5% कहने का मतलब क्या हुआ? 1 ईयर का ब्याज प्रतिशत है, 8% रेट है, यानी 1 साल में आपको 8% ब्याज मिलेगा। तो भाई यहाँ 1 साल का एसआई परसेंट है, यहाँ 1 साल का एसआई परसेंट है। तो एलिगेशन में हर जगह का यूनिट सेम होता है, यहाँ भी आपको 1 साल का ही एसआई परसेंट लेना पड़ेगा। ठीक है बा? तो निकालिए, 3 साल का ब्याज है 1812 रुपए। भाई 3 साल का ब्याज अगर 1812 रुपए है तो 1 साल का ब्याज क्या होगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का ब्याज होगा 604 रुपए। अब 1 साल में आपको 604 रुपए का ब्याज मिला और ब्याज किस चीज पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है और प्रिंसिपल है 9200। तो 9200 रुपया परसेंट में लाना है, 100 से गुना करिए। भाई 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे तो ये 4 से 23 बार में कटेगा और ये 4 से कटेगा 151 बार। यानी 1 साल का जो ओवरऑल एसआई परसेंट है वो 151/23% है। तो ये हो गया 151/23। क्लियर है बात? अब मेन यहाँ के बाद चीज को समझना है। एक तो तरीका है कि यहां से भी आप डायरेक्ट चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, फ्रैक्शन को हटा के इंटीजर बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो सब में 23 से गुना कर लेते हैं। तो मौखिक मेंटली करिए भाई। 23 से अगर आप गुना करेंगे, 23 से गुना करिएगा तो 23 बचे 115। 23 से गुना करिएगा तो 8×3 = 24, 16×2 = 18, 184। 23 से गुना करेंगे कट के आ जाएगा 151। अब भाई इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे यार, इन दोनों का डिफरेंस अगर लिखेंगे तो 33। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, तो 151 में से 115 घटाइएगा तो 36। 3 से काटिए 11 बार, 3 से काटिए 12 बार, हो गया। यानी कि भाई 5% के दर से जो ये पैसा निवेश किया है ये है 11 यूनिट और 8% के दर से निवेश किया गया पैसा है 12 यूनिट। अब आपसे सवाल पूछा कि भाई 5% के दर से कितना पैसा उसने निवेश किया है, तो 11 यूनिट निवेश किया है तो 11 का वैल्यू बताना है। तो 11 का वैल्यू जो होगा वो 11 का तो मल्टीपल होगा यार। तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल देख लीजिए 4400, एक ही ऑप्शन, और नहीं तो आप बना लेंगे यहाँ से। बनाइएगा कैसे कि 9200 रुपया टोटल प्रिंसिपल है सर, रेशियो में टोटल 11 और 12 कितना हो जाएगा 23। 11% के दर से निवेश किया गया पैसा तो 11 से मल्टीप्लाई, 23 चौक 92, 11 चौक 4400 हो जाएगा। चलिए देखिए, का एक सम चतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 122 मीटर है। एक सम चतुर्भुजाकार मैदान है, जैसे ये देखिए
ये समचतुर्भुजाकार मैदान है जिसके भुजा का लंबाई 122 है, सॉरी 122 था। तो भुजा यानी समचतुर्भुज, नाम से ही क्लियर है, इसका प्रत्येक भुजा का लंबाई सेम होगा। अब कहा इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 है। कोई भी एक डायगोनल मान लेते हैं। ऐसे तो समचतुर्भुज का एक डायगोनल बड़ा होता है, एक छोटा। ये वाला डायगोनल जो है ये छोटा होता है, और ये डायगोनल जो है भाई, ये वाला डायगोनल बड़ा होता है। लेकिन यहाँ इसने क्लियर नहीं किया कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उतना सोचने में टाइम खराब नहीं करना है। क्योंकि एरिया पूछा है तो एरिया में ये डायगोनल का थोड़े आपको बताना है कि बड़ा डायगोनल बताइए, छोटा। बड़ा पूछेगा भी तो एग्जैक्ट फिगर बना के थोड़े आपको पूछेगा कि हाँ भैया बताइए फिगर इसका क्या होगा। किसी को मान लीजिए कुछ भी। और एक चीज आप जानते हैं, ये चीज नहीं भी जानते होंगे तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, समचतुर्भुज का जो डायगोनल होता है भाई, एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज का डायगोनल एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। क्लियर है? तो किसी को मान लेते हैं। कहा इसका एक डायगोनल 240 मीटर है, तो इसको मान लेते हैं 240 है, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो 120 120 हो जाएगा, है कि नहीं? अब आप बताना, ये जो राइट एंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल में 90 के सामने वाला भुजा जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या होगा? कर्ण होगा। 90 के सामने क्या होगा? ये कर्ण है भाई। तो बाकी लंब और आधार होगा, तो लंब आधार में से एक मालूम है, दूसरा निकालना है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रिपलेट है? 120 122। अब ये याद नहीं है आपको तो इसको काट लेते हैं। तो 2 से काट लीजिएगा, 2 से 60 बार में कटेगा और 2 से 61 बार में। तो 60 61 से रिलेटेड कोई ध्यान में आपका आ रहा है? आपको याद होगा 11 60 61 एक ट्रिपलेट होता है, तो 11 60 61 होता है भाई। तो ये 60 का डबल है, 61 का डबल है, तो यहाँ ये 11 का डबल, 11 दूना क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, है कि नहीं? तो भाई 22 हो जाएगा। तो ये 22, तो ये भी क्या हो जाएगा? 22। यानी एक डायगोनल का लंबाई है 240 और दूसरा जो डायगोनल है उसका लंबाई है भाई 44। अब एरिया पूछा है तो समचतुर्भुज का एरिया होता है हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है यार? 0 12 चौक 48, हाथ मेरा 4, 12 चौक 48 4 52, 5280। ऑप्शन नंबर। कुछ ट्रिपलेट है बेसिक सा, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। तो इतना तो बेसिक ट्रिपलेट है जो कम से कम आप याद रख ही सकते हैं। और बाकी अगर कुछ याद, जैसे यहाँ पे आपको 120 122 पता नहीं था, तो 120 और 122 का रेशियो ले लिए, तो यहाँ दिख गया 60 और 61 है, तो सर 60 और 61 है, यानी कि ट्रिपलेट होगा 11 60 और 61। देखिए, कहा 14 मीटर ऊंचे एक चबूतरा के ऊपरी तल से 50√3 मीटर के दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरा के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, ये बताना है। देखें भाई, सब लोग गौर करिए यार। देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पृथ्वी का सतह है। कहा कि एक 4 मीटर ऊंचा चबूतरा है। ये चबूतरा का हाइट है भाई 4 मीटर। कहा चबूतरा के ऊपरी तल से 50√3 मीटर के दूरी पर स्थित एक मीनार, चबूतरा का जो तल है इससे 50√3 मीटर के दूरी पर एक मीनार स्थित है। कितना दूर? 50√3 मीटर के दूरी पर एक मीनार है। ये सपोज ये मीनार होगा भाई। मीनार जो भी होगा वो तो पृथ्वी के सतह पे ही ना होगा। ये मीनार है 50√3 मीटर के दूरी पर, और इस मीनार का जो हाइट है ये 54 मीटर है। अब कहा है कि चबूतरा के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण, चबूतरा का जो ये तल है इससे मीनार का उन्नयन कोण पूछा है, कितना डिग्री होगा? मान लेते हैं सपोज थीटा है ये। बहुत आसान सा सवाल अब हो गया। मेन
हाइट एंड डिस्टेंस में जो है फिगर का ही सारा खेल है यार, फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए आपको, और ये चीज़ जो है प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगा। मैक्सिमम लोग को ये सब चीज़ आता है, मैक्सिमम को सबको आता है ये। अगर ये पूरा मीनार का हाइट 54 है, ये 4 है, तो भाई ये वाला भी कितना हो जाएगा, 4 होगा। पूरा 54 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 ऊपर वाला हिस्सा। और ये है 50√3। अगर इसका रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा 50 से एक बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो 50 से 50 कट गया, क्या बचा, √3 बचा। तो आप सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है, राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे भाई ये है 1, ये है √3, तो 1/√3 टेन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/√3 टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यानी ये जो एंगल होगा ना, ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ऑप्शन देखिए, ये बेसिक है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस, करिए आप लोग। देखें, 3 से अगर 5 को डिवाइड करिएगा, सॉरी 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 5 माइनस। अब यहाँ देखिए, 19 में से 2 घटाइए 18, 18 को अगर आप 2 से डिवाइड करिएगा तो 9 माइनस। यहाँ देखिए तो ये है 20 × 5 100, भाई ये है 9×7 = 63, और माइनस इंटू माइनस ये +2 हो जाएगा, तो 63 2 65, तो 100 में से 65 को घटा देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा भाई 35। तो 5 माइनस 9 में से 35 को घटाइएगा, माइनस का 26, तो 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 26, तो 5 + 26 क्या हो जाएगा, 31। ऑप्शन बी। देखिए, का एक गोले की त्रिज्या और एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब क्या होता है, अर्धगोला, हेमिस्फेयर इसको बोलते हैं। ये है हेमिस्फेयर। का गोले और अर्धगोला का रेडियस जो है 4:5 है। तो भाई ये गोला है, इसका रेडियस सपोज 4 यूनिट है, और ये अर्धगोला है, और अर्धगोला का जो रेडियस है, अर्धगोला का रेडियस कितना है, 5 यूनिट। का गोले का पृष्ठ एरिया और गोलार्ध के वक्र पृष्ठ एरिया से कितना प्रतिशत अधिक है। गोलार्ध का पृष्ठ एरिया, सॉरी गोले का पृष्ठ एरिया और गोलार्ध का वक्र पृष्ठ एरिया, देखें यार, अर्ध गोले का तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अलग अलग होता है, लेकिन गोला जो है उसका टोटल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया, दोनों सेम होता है, क्योंकि गोला जो है ये कंप्लीट गोला का सरफेस कर्व आकार का ही होता है। इस वजह से गोले का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होगा। तो कहा कि भाई इनके पृष्ठ एरिया का रेशियो बताइए। तो गोला का पृष्ठ एरिया क्या होता है, 4πr1 मान लेते हैं इसका रेडियस, तो r1 का स्क्वायर। और अर्धगोले का पृष्ठ एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr², इसका रेडियस r2 मान लिए, तो r2 का स्क्वायर। अब 2π से इसको अगर आप काटेंगे तो 2π से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 × r1 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, r2 यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 16 दूना 32, और ये है 25। तो भाई गोले का जो पृष्ठ एरिया है अर्धगोला से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर कितना ज़्यादा है, क्या कितना ज़्यादा है भाई, 7 ज़्यादा है। तो 7 ज़्यादा है कितना से, 25 से, परसेंट 100 से गुना, 25 चौक 100, 7 चौक 28%। ऑप्शन नंबर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये वाह कितना बड़ा सवाल है वो, अरे यार देखिए, जब भी बोर्ड मास का सवाल आ जाए इस तरीके का ना, तो आराम से सॉल्व करना है, थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा समय लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जल्दीबाजी ऐसे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा तो गलती का गुंजाइश 100% होता है भाई। तो ऐसे सवालों को थोड़ा टाइम लेके सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे ये है 3/4, लिख लेते हैं आराम से, और पार्ट बाई पार्ट सॉल्व कर लीजिए। 3/4 गुना 3 दूना 6 या 2 8/3। अब यहाँ पहले डिवाइड का कैलकुलेशन होगा या ऑफ का, तो पहले ऑफ का होगा, तो यहाँ 5/9 है, ये डिवाइड 5/9 है, ठीक है। ऑफ, यहाँ 5 एकम 5 या 1 6/5 है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, 5 से 5 कट गया, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी ये आ गया 2/3। अब भाई इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, 2/3। अब ये है 2/3, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करिएगा तो 2/3 उलट के 3/2 हो जाएगा, माइनस 3/5,
अब इसको ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 2/3 को 2/3 से डिवाइड करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं बोलिए। अब यहाँ 3/5 है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 9/10। 9/10 और प्लस, यहाँ देखिए ये 4/5 गुना है एक सही 1/4/5 गुना 9 एकम 9 और 1 10/9, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई करिएगा तो 15/8 हो जाएगा। 5 दूना 10, 4 दूना 8 से 8 कट गया, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो ये आ गया 5/3 और लास्ट में तो -2/3 है। अब ये हो गया काम, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ना ध्यान से इस चीज को भाई, इसको देखिए तो ये क्या हो जाएगा 5/3 में से अगर 2/3 घटाइएगा तो ये घट कर पूरा क्या बचेगा 1 बच जाएगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए 3 से ये 3 काट दीजिए, 4 दूना 8 से ये 8 कट गया तो यहाँ बच गया 3 और प्लस का ये 1 हो गया, ये 3 है, ये 3 और ये प्लस का 1, तो 3 और 1 4 -9/10, तो 10 चौक 40 में से 9 घटाइएगा तो 31/10, तो 10 तिया 30, 3 सही 1/10 है क्या। कहीं मिस्टेक हुआ है यार। ये ब्रैकेट वाला जो है ना यहाँ पे कहीं दिक्कत हुआ है, 9/10 वाला चीज है ये, बाकी सब सही है। तो जरा ध्यान से देखिए तो 2/3 है, ये भी 2/3 है, कट गया 3/5 और ऑफ 3/2, 9/10, यहीं पे कहीं एरर है। 1 मिनट यार। कितना नंबर है 14 नंबर। 2/3 डिवाइड, अरे यार सॉरी भाई, बाकी सब सही, यहाँ पे से गलत कैसे हम, क्या खुदा। ओहो, यहाँ डिवाइड है, देखे ये चीज, ये डिवाइड है और ये ऑफ है, तो पहले ऑफ का कैलकुलेशन शुरू में ही हम बोले थे। तो भाई ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 3/5 और ऑफ, ये तो सब कट कुट के 1 हो गया, तो केवल बचा 2/3, 3 दूना 6/5 अब 4, अब इसको और काट देते हैं तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो ये 4 - 2/5, तो 5 चौक 20 में से 2 गया 18/5, यानी 5 तिया 15, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 ऑप्शन। सॉरी यार सॉरी, देखिए कोई बात नहीं, देखें यार, कहा ए जो है अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले काम 20 दिन में कर देगा, ठीक है। और भाई बी अकेले उस काम को 15 दिन में कर देगा, सी अकेले उस काम को 18 दिन में कर देगा। देखिए ए अगर अकेले काम करे तो काम कर देगा कितने दिन में 20 दिन में, और बी अकेले उस काम को करेगा भाई 15 दिन में, एंड सी अकेले उस काम को कर देगा 18 दिन में। तो टोटल वर्क हो जाएगा कितना, टोटल वर्क हो जाएगा 180 ले लेते हैं, तो 20 से 9 बार, 15 से 12 और 18 से 10। अब आगे का बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद दोनों काम छोड़ देता है। अच्छा, बी और सी साथ में काम किया है कितने दिन तक, 4 दिन तक, तो बी एक दिन में 12 काम करेगा, सी एक दिन में 10 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 22 काम, और किया है 4 दिन तक तो 88 काम हो गया। ठीक है, ए शेष काम कितने दिन में, 180 में से 88 घटाइएगा, 92 काम बच गया रिमेनिंग। अब इसको ए कितने दिन में करेगा, तो ए के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे भाई, 10 सही 2/9, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत आसान सा सवाल था, देखिए
कहा 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः मतलब चारों ओर, परितः यानी कि मैदान के चारों तरफ से 3 मीटर एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का एरिया आपको बताना है क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे ये सर्कुलर मैदान है, कहा कि भाई इसका व्यास है 150। अच्छा व्यास अगर 150 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 75। अब कहा इसके चारों तरफ जो है ना भाई, इसके चारों तरफ ऐसे चारों तरफ 3 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है, 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। अच्छा पूरा अगर 75 है और रास्ते का चौड़ाई 3 है तो ये पूरा बाहर वाले वृत्त का रेडियस क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक तो 75 है ही ये वाला, और ये चौड़ाई 3 है तो 75 प्लस 3 ये पूरा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। मानते हैं बात को। कहा अब पथ का एरिया, पथ का एरिया मतलब जानते हैं क्या पूछ रहा है, ये इस वाला पोर्शन का एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, बड़ा वाला वृत्त के एरिया में से आप छोटा वाला वृत्त का एरिया घटा दीजिए, है कि नहीं। अब आंसर पाई के रूप में ही है तो पाई कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। क्योंकि आप सबको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो यहाँ पाई आर प्लस आर, 78 प्लस 75 क्या हो जाएगा भाई, 78 प्लस 75 153, और 78 में से 75 गया 3, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 एक 4, 459 पाई। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, हो जाएगा। देखिए कहा जब एक कार की चाल 30% बढ़ा दी जाती है, स्पीड जो है भाई 30% बढ़ा दी है। अच्छा 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10। स्पीड 30% बढ़ा दी है, यानी इनिशियल स्पीड 10 था, 3 बढ़ा दिए तो अब जो स्पीड होगा स्पीड हो जाएगा कितना 13/10। इनिशियल स्पीड 10 था, 3 बढ़कर नया स्पीड हो गया कितना 13, यानी स्पीड का रेशियो 13/10। इनिशियल वाला वैल्यू हमेशा बट्टा में होता है, तो इनिशियल स्पीड 10 है, नया स्पीड 13 हो गया। अब आगे कह रहा है कि भाई उसके द्वारा सामान्य गति से तय की जाने वाली दूरी को तय करने में अब 24 मिनट कम समय लगता है, तो समान दूरी को अपने सामान्य चाल से तय करने पर कार को कितना समय लगेगा। अच्छा एक चीज बताइए, स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो भाई स्पीड 13/10 है तो टाइम का रेशियो 10/13 हो जाएगा, यानी इनिशियल टाइम 13 यूनिट लग रहा था तो अब टाइम 10 यूनिट लग रहा है, यानी कितना समय कम लग रहा है 3 यूनिट पर। सवाल में दिया है कितना मिनट 24 मिनट, तो क्या गुना है 3 का 8 गुना है, तो 13 8 104, ओरिजिनल समय 104 मिनट होगा। 104 कहने का मतलब 60 है, 60 हो गया और 44 यानी 1 घंटा 44 मिनट। ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट का वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को काट दे। बड़ी से बड़ी कहने का मतलब आपको HCF बताना है कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 288 और 468 दोनों को डिवाइड कर दे। तो भाई HCF निकालने का जो एक खूबसूरत तरीका है कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 180। दोनों नंबर का जो डिफरेंस आया है, अगर ये डिफरेंस दोनों संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो HCF 180 ही हो जाएगा। लेकिन अगर 180 से ये दोनों नंबर नहीं कट रहा है तो 180 का कोई फैक्टर HCF होगा। तो 180 से तो कट रहा है क्या, ये दोनों नहीं कट रहा है सर, तो 180 का फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करिएगा तो 5 गुना 36 180 हो जाता है। तो भाई 5 है और ये 36 है, तो हाईएस्ट कौन है 5, और 36 में से 36 होगा। तो HCF 39 होगा नहीं, 72 होगा नहीं, 18 से कटेगा, ये दोनों कटेगा 18 से, लेकिन हाईएस्ट तो नहीं है 18, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 36। देखिए यहाँ पे कहा है एक ट्रायंगल है RST एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अधिक कोण समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज है जिसके दो भुजा का लंबाई क्या है बराबर है, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा का लंबाई क्या है बराबर है। देखिए अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण का तो फिगर यही बनेगा ना भाई, कोण का तो फिगर यही बनेगा। ये अधिक कोण त्रिभुज है, और कहा कि भाई RST ये अधिक कोण त्रिभुज है RST।
का एंगल आर जो है, ये वाला एंगल दिया है आपको 16 डिग्री। ये इसका मतलब कुछ नहीं है, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर है 16 डिग्री, एम फॉर मेजरमेंट होगा 16 डिग्री है। और कहा कि साइड टी आर, मेजरमेंट ऑफ टी आर मेजरमेंट ऑफ एस टी से बड़ा है, यानी कि साइड टी आर का लंबाई एस टी से बड़ा है, टी आर जो है एस टी से बड़ा है। अगर इससे बड़ा है तो ये दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। क्लियर कर दिया कि भाई ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो 100% ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजा तो इसका बराबर होना ही है। एस टी से बड़ा है आर टी, तो एस टी से अगर आर टी बड़ा है तो बराबर दोनों नहीं होगा, नहीं होगा तो ये दोनों फिर इक्वल हो जाएगा। एस का माप बताना है तो आप पहले ये बताइए, इस त्रिभुज का दो भुजा बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होगा। इस भुजा के सामने एंगल है 16 डिग्री, तो भाई इस भुजा के सामने भी होगा कितना? 16। और ये वाला एंगल आपको बताना है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 में से 32 निकाल दीजिए, तो 8 148 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। का पहला पद दूसरा पद से कितना अधिक है? ये जो पहला पद है इसके बारे में बोल रहा है कि ये पहला पद इससे ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, पहला वाला कितना ज्यादा है। तो जब भी डिफरेंस निकालना होता है भाई, तो हम लोग हमेशा अधिक में से कम घटाते हैं। ठीक है ना बात? तो देखिए इसको पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। ये 12 है, बट्टा में जो 13/14 है, ये बट्टा वाला 14 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, माइनस। यहाँ 12 है, ये ऊपर में जो 13 है ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे, और नीचे पहले से कितना था? 14 था। ठीक है, बस अरेंज कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ 12/13 अगर कॉमन आप कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा 14 माइनस 1/14। ये है भाई 12/13 गुना 14 का स्क्वायर 196 में से एक गया 195/14। काट लीजिए, 2 से 6 बार, 2 से 7 बार, 13 से काटिएगा एक, 13 पचे 65, 16 पचे, सॉरी 15 छक 90 बट्टा 7। तो भाई 7 से डिवाइड करिएगा, 12 सते 84, 12 सही 84 ना, तो 6/7, 12 सही 6/7, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, देखिए का पी और क्यू मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करेगा। पी और क्यू जो है ये दोनों मिलकर काम कर देगा 20। क्यू और आर मिलकर 30 दिन में, क्यू और आर मिलकर काम कर देगा कितना दिन में? पी और आर मिलकर उसे 30 दिन में करेगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा भाई? 60। 20 तिया 60, 30 गुना 60, 30 दूना। फिर इसने बोला कि अकेले पी द्वारा और अकेले आर द्वारा काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों का संख्या, यानी है सिंपल कि भाई अगर पी अकेले काम करे और आर अकेले काम करे तो उनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उस टाइम का रेशियो बताना है भाई। ठीक है, तो पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं पी और आर का। तो पी और आर का एफिशिएंसी निकालिएगा, तो पहले यहाँ पर बताइए, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो पी 2 बार है, क्यू 2 बार, आर 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। और इधर 2 और 3, 5 और 2 7, भाई इधर 2 इधर आ जाएगा, 7/2 कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। अब P का एफिशिएंसी निकालना है, तो P का एफिशिएंसी के लिए Q और R को घटा देंगे। Q और R का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 3.5 में से 2 घटाइएगा तो P का एफिशिएंसी 1.5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आर का भी एफिशिएंसी चाहिए यार, आर के लिए किसका निकालना पड़ेगा? पी और क्यू का घटा दीजिए, तो पी और क्यू का एफिशिएंसी 3 है, तो 3.5 में से 3 घटाइएगा तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ बताना आप लोग पी और आर के एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? पी और आर के सर एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 3:1। और आप सबको पता है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्स होता है। एफिशिएंसी और टाइम क्या होता है? इनवर्स होता है। तो 3:1 का इनवर्स करेंगे तो 1:3 ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, का दो संख्याओं का एलसीएम 252 है और उनका एचसीएफ 14 है। उनमें से एक संख्या 28 है, तो दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या सवाल है यार। एलसीएम दिया है 252 और एचसीएफ है 14। आप सबको रिलेशन पता है कि सर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। तो भाई फर्स्ट नंबर 28 है,
सेकेंड नंबर निकाल लेते हैं। तो 7 चौक 28, 7 दूना 14, 4 से 4 छक 24, 4 तिया 12, यानी कि सेकेंड नंबर आ जाएगा भाई कितना, 126। और कह रहा है ये जो 126 है ये 28 से कितना ज्यादा है, तो रेशियो ले लेते हैं। परसेंट में रिजल्ट पूछा है तो रेशियो ले लेते हैं। तो 28 से 14 दूना 28, 14 नमा 126, ठीक है। अब ये 2 से कितना ज्यादा है भाई, 7 ज्यादा है। यार दिख भी नहीं रहा होगा यार, है ना। मैनेज कर लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। 2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, जैसे यहाँ पे देखिए 126 हो गया सेकेंड नंबर। कह रहा सेकेंड नंबर 28 से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है या कम है। परसेंट में रिजल्ट पूछा है तो रेशियो ले लेते हैं। 14 दूना 28, 14 नमा, तो 2 से ये कितना ज्यादा है भाई, 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा किससे, 2 से। परसेंट 100 से गुना, 2 से काटिएगा 50, 7 बचे 35, 350। कौन सा ऑप्शन है, देखिए 23 नंबर। समबाहु त्रिभुज का हाइट दिया है भाई। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू एक भुजा, लेकिन इसने दिया है कितना, 12। √3 से काटिएगा तो पहले आराम से 3 से काट लीजिए। 3 से काटेंगे कै बार में कटेगा, 4 बार में। और √3 से काट रहे हैं तो √3 लगा लीजिए। तो एक भुजा हो जाएगा 8√3, एक भुजा 8√3 आ गया। अब कहा कि इसका बताइए परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 3 है तो 3 से गुना करेंगे तो परिमाप हो जाएगा 24 रूट। देखिए ये भी आसान सा सवाल है, ये आप लोग कर लेंगे, ओके ना, ये आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, कर लेते हैं। ये 25 है, इसको 24 कर लीजिए। ये 24 लगता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर लेंगे भाई, ठीक है। ये देखिए, सहायक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है। सुनीता का जो प्राप्तांक है अनीता के प्राप्तांक का 90% है। यानी अनीता का प्राप्तांक अगर 100 है तो सुनीता का प्राप्तांक 90% यानी 90 हो जाएगा। तो ये 9 और ये कितना हो गया। देखिए एक चीज लैंग्वेज पर ध्यान रखना है, 90% अधिक कहने का मतलब क्या हुआ, 90% अधिक कहने का मतलब होगा कि भाई एक का अगर 100 है तो इसका 90% अधिक यानी 190 होगा। क्लियर है ना बात। अगर बोले 90% कम है, सुनीता का प्राप्तांक अनीता से 90% कम है, इसका मतलब सुनीता का अगर 100 है तो अनीता का 90 कम यानी कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ अधिक या कम नहीं बोला, सिंपल इसने बोला है कि सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है। यानी अनीता का प्राप्तांक अगर 100 है तो 100 का 90%, 100 का 90% क्या होगा, 90। 90 अंक अनीता के हैं, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट। अब आगे कहा अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। भाई अनीता का जो प्राप्तांक है विनीता के प्राप्तांक का 110%, यानी विनीता के प्राप्तांक अगर 100 है तो अनीता का 110% होगा। काट पीट कर लेंगे 11 और ये हो जाएगा कितना, 10। अब भाई अनीता का प्राप्तांक दोनों जगह कॉमन है, अनीता जो है दोनों जगह कॉमन है। अनीता यहाँ भी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी है, तो अनीता का वैल्यू भी दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम कर लीजिए, के लिए इसमें 11 से और यहाँ कितना से, 10 से। तो भाई 11 से करेंगे तो सुनीता अनीता और ये विनीता, 11 नमा 99, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा भाई 100। अब इसने दिया है कि भाई सुनीता जी का जो प्राप्तांक है 198 है, सुनीता का प्राप्तांक 198 है, लेकिन रेशियो में सुनीता का प्राप्तांक कितना है, 99 है। विनीता का प्राप्तांक 100 का वैल्यू पूछा है, तो भाई 99 से 2 बार में 2 गुना 100 कितना हो जाएगा, ये देखिए। का एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया। अच्छा लाभ या हानि तो क्रयमूल पर हो जाएगा, लाभ हानि क्रयमूल पर होगा ना भाई। तो क्रयमूल मान लेते हैं है 100। अगर 20% लाभ हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120। एक लाइन क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है यहां से गौर से देखिए, का यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता, तो जैसे जैसे बोला लिख लीजिए, 10% कम में खरीदता यानी कितना में खरीदता, 90 में। पहले 100 में खरीद रहा था, अब 10% कम यानी कि अब 90 में अगर खरीदे।
और भाई पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक पर बेचेगा ना, तो अब उसको 40% लाभ होगा। अच्छा भाई, अभी क्रय मूल्य कितना है, 90 यूनिट का रहा है कि अब 40% लाभ हो रहा है। तो आप बताना, अगर आप 90 में सामान खरीदे हैं, आपको आज 40% लाभ हुआ, तो सिंपल अगर आपसे सवाल पूछे कितना रुपए का आपको लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे सर परसेंट से 2 जीरो काट दीजिए, 36 रुपए का लाभ हुआ। यानी 90 में खरीदते हैं, 36 का लाभ हुआ, यानी कि बेच दिए होंगे कितना में, 126 में। तो भाई विक्रय मूल्य 120 से 126 हो गया, तो विक्रय मूल्य इंक्रीज कर गया कितना, 6। लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य कितना इंक्रीज किया, 18 रुपया। तो विक्रय मूल्य 18 इंक्रीज किया है, यहाँ 6। कहा क्रय मूल्य बताइए, 100 का वैल्यू पूछा है, 6 से 3 बार यानी 300, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना। ये वाला नहीं निकाल दीजिएगा, ये नया वाला नया क्रय मूल्य है ये। इनिशियल तो कॉस्ट प्राइस यही था ना। ये कर लेंगे यार, इसमें क्या बचा है, ये देख लीजिए। तो गुना कर लीजिए 8 से, 8 से गुना करेंगे, 8 × 5 = 40, हो गया 4। 12 × 8 = 96, 4 100 हो जाएगा, डेसिमल खत्म हो गया। और ये है 1.4। 100 का वर्गमूल 10 होगा, 144 का वर्गमूल 1.2, यानी कि ये पता है, इस तरह का अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 0.0, अब इसका वर्गमूल आपसे निकालने को बोले हम, या अभी रुक जाइए, ये इसका वर्गमूल निकालने को बोले, क्या करेंगे आप, तो पहले डेसिमल को इग्नोर करिए, अभी ओनली नंबर पे फोकस करिए। तो नंबर क्या है, 16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। अब डेसिमल देखना है, रूट के अंदर भाई डेसिमल कितने डिजिट से पहले, 6 डिजिट से पहले है, तो रूट के बाहर डेसिमल आधा हो जाएगा, 3 डिजिट से पहले, 1 डिजिट ये है ही, 2 डिजिट और लगा लीजिए यहाँ पे डेसिमल। मान लीजिए आपको बोले 1.44 का वर्गमूल, तो डेसिमल को इग्नोर करिए, ओनली नंबर को आप देखिए, 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। रूट के अंदर 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो रूट के बाहर 1 डिजिट हो जाएगा, ओके ना। 28, ये देखिए, कहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, ये बताना है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ठीक है, क्रमागत है, यहाँ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो वही चीज है कि 5 प्राकृत सम संख्याओं का योग क्या होगा, 5 प्राकृत सम संख्या। अब क्लियर दिया नहीं है कि कौन से 5 प्राकृत सम संख्या आपको लेना है। जितने भी सम संख्या है भाई, सब नेचुरल नंबर तो होगा ही, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब तो नेचुरल नंबर ही है। तो प्राकृत लिखा है, उस बात का कोई मतलब नहीं है। 5 सम संख्या का योग निकालना है, किस 5 सम संख्या का योग निकालना है, ये कुछ क्लियर नहीं किया है, आगे स्टेटमेंट पढ़िए। कहा दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है, 5 संख्याओं में जो कहा दूसरी संख्या है ना भाई, 5 संख्याओं में जो दूसरी संख्या है वो पहली की दोगुनी है। यानी पहली अगर x होगी तो दूसरी वाली कितना होगी, 2x होगी। ठीक ठीक है। आगे कहा सभी पांचों सम संख्याएं आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत सम संख्या, देखिए यहां लिखा है क्रमागत सम संख्या, यानी कि लगातार सम संख्या है। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में आने वाली 5 लगातार इवन नंबर है। तो भाई यहाँ पे अब x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना यार, x मान लेते हैं 2 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 4 लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और फिर आगे 2 2 बढ़ाते जाइएगा। तो हमको जरूरत ही नहीं है उस चीज पे जाने का कि कौन से 5 सम संख्या इसने बोला है, ये क्लियर ही नहीं किया, तो अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। मान लेते हैं पहला सम संख्या 2 है, अगला 2 गुना 4, फिर सम संख्या लगातार बढ़ते चला जाएगा, ये 5 क्रमागत सम संख्या है। तो इनका योग क्या आप बता देंगे, यस सर बता देंगे। तो भाई आपसे यही पूछ रहा है कि इस सवाल का उत्तर देने के लिए कौन सा स्टेटमेंट का आपको जरूरत पड़ेगा, तो स्टेटमेंट फर्स्ट का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि दूसरी संख्या पहली का क्या गुना है, 2 गुना। ये चीज अगर नहीं बोले होता तो आप शायद नहीं ले पाते नंबर, है कि नहीं। और यहाँ पे इसने बोला क्या है कि सभी 5 सम संख्या आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत सम संख्याएं हैं। आरोही क्रम में तो दूसरा संख्या जिसमें पहला से 2 गुना होना चाहिए, पहला से क्या गुना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए, और उसके बाद आगे क्रमागत ले लिए। तो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट, ये तो होगा नहीं, हमको दोनों चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। देखिए ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल है यार ये। देखिए कहाँ यहाँ पे थोड़ा सा सुधार का जरूरत है। मान लीजिए x, मान लीजिए कि x जो है
ये आंकड़ा 16, 78 इन सब का मादिका है, और उपरोक्त आंकड़ों में 26 और 41 को क्रमशः 59 और 75 से प्रतिस्थापित कर दे तो आंकड़ों का मादिका बाई होगा। तो 3x-2y का वैल्यू निकालना है, ये सवाल है भाई। देखिए, तो पहले तो माध्यिका निकालने के लिए डेटा जो भी है उसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में अरेंज करना पड़ेगा। वैसे तो आरोही अवरोही कोई भी क्रम में पैटर्न पर आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन माइंड में रखिएगा कि हमेशा आरोही क्रम में अरेंज करेंगे, ठीक है ना। अवरोही करेंगे तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट गलत आएगा, वो भी सही है, पर ध्यान में रखना है आरोही क्रम में ही अरेंज कर लेंगे। तो आरोही यानी बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा कौन है, 9 है। और कौन है, और 9 के बाद कौन हो जाएगा, 16। लिखते चलिए, यहाँ पे भाई 9 हो गया, 16 हो गया। के बाद 16 से बड़ा आपको यहाँ पे 31, 29, 26 है। यहाँ पे 21 है, 21, 26 और 29, 31, 21, 26, 29, 31 और काटते चलिएगा, ताकि बीच में जब जहाँ पे छूट जाएगा, कोई मान लीजिए ध्यान में नहीं रहा छूट गया, तो आखिरी में उसको देख लेंगे और बीच बाच में जहाँ से छूटा होगा वहाँ अरेंज कर लेंगे। क्लियर है बात। अब ये हो गया भाई। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 46 है, 46, 41 है, यहाँ पे 41 है, क्या 41, 46, 41 और 46 के बाद 50 से रिलेटेड देख लीजिए, 50 वाला कहाँ है, ये 51, 54, 56। और कोई है क्या 50 से, नहीं, 51, 54, 56 के बाद 60 वाला देख लीजिए भाई, 60 से रिलेटेड है 61, 62, 65, 61, 62 और 65। 70 वाला देख लीजिए, 73 है, 71 है, और यहाँ 78 है, 71, 73, 78, यही है 71, 73, 78। अब देखिए, 89 है और एक 91 है, ये 89 और 91 हो गया खत्म यार। ओहो, देखिए अब क्या हुआ टोटल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19। तो मादिका 20 बीच वाला होगा तो 19, यानी कि इधर 9, 9, 18, 9 को इधर से खत्म कर दीजिए, ये 9, और इधर से 3, 6 और 3, 9 खत्म, तो मीडियन क्या हो जाएगा, 54, यानी एक्स का वैल्यू आ गया भाई 54। अब आगे सवाल में कहा है कि भाई यदि 26 और 41 को 59 और 75 से बदल दें, यानी 26 के जगह 59 ले लीजिए, 26 के जगह क्या ले लीजिए आप, 59 ले लीजिए, यानी कि 26 को हटा दीजिए, 26 को हटा दीजिए भाई, यहाँ पे 26 हटा दीजिए और इसके जगह 59 ले लीजिए। 26 के जगह 59 ले लेंगे तो 59 जो लेंगे वो इधर कहीं आके अरेंज हो रहा होगा, यहाँ पे अरेंज हो जाएगा 59, 56 के बाद 59 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि 41 के जगह 75 ले लीजिए, यानी 41 को भी हटा दीजिए और इसके जगह 75 ले लीजिए। तो 75 अगर ले रहे होंगे तो 75 लेने के बाद ये इधर आके यहाँ पे 75 अरेंज हो रहा होगा। क्लियर है बात। कहा है कि इसका माध्यिका बाई है। अब अगर आप माध्यिका इसका देखेंगे तो भाई इसका माध्यिका जरा गौर से देखिए तो क्या हो जाएगा, बात तो वही है, बात तो वही है ना भाई, नंबर तो वही रहेगा। ठीक है, 9, 16, 21, 29, 31, 46, 51, 54, 56, 69, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 78, 89 और 91। नंबर तो उतना ही रहेगा 19 को, तो 9 को इधर से निकाल दीजिए, 3 इधर से निकाल दीजिए, 3 खत्म, ये 59 है। तो बाई का वैल्यू आ गया 59, और आपसे सवाल पूछा है 3x यानी 3 × 54, 3 × 4, 15, 15 × 16, 2 बाई है, 2 × 9, 18, 10 से 11, तो 8, 4, 12, 5 यानी कि 4, 44 का खराब। 54, 3 × 4, 12, 3 × 5, 15, 1, 16, माइनस 18, 2 × 10, 1, 8, 4, 12, 4, 44 हो गया सत्यानाश। देखे कितना बड़ा मिस्टेक हुआ।
पहले एहसास होता नहीं है, गलती होने के बाद रियलाइज होता है। 26 को छोड़ दिए। तो ये आप लोग समझ गए हैं, आप लोग देख के मुस्कुरा रहे होइएगा, हमको पता है, ठीक है ना। 86 छोड़ दिए तो आप लोग कर लेंगे। आप बेसिक आइडिया तो लग ही गया, अब आप लोग कर लीजिएगा यार, अब इसको दोबारा हम नहीं बनाने वाले हैं। 86 इससे पहले होगा, ये 86 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, 86 यहाँ पे। तो अब इसका मीडियन अगर आप निकालेंगे आप, में क्या को नंबर हो जाएगा ना यार। ये 9 इधर, 19 20, 8 9 9 18 को, 9 इधर से 9 इधर से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 56 और 54। बीच में ये दोनों आ जाएगा, 56 + 54/2। 6 4 10, 5 5 10, 11/2 यानी कि 55। तो 3x यानी 55 × 165 के बाद अब इसमें आ जाएगा, एक ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे इधर से 3 3 6 3 9 18 इधर से, तो ये दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे 59 + 61/2। 9 1 10, 6 6 12, 120/2 यानी कि 60। 60 दूना 120 आ जाएगा, तो ये 45 हो गया नंबर। ठीक है, तो चले भाई आज के लिए यहीं तक। थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।